क्या पढ़ाए थे दिखाइए, कल क्या बताए थे? टेस्टिस के बारे में बता रहे थे। टेस्टिस, ब्रेसन, ब्रेसन में कुछ पूछना आप लोग को, घर पे पढ़िएगा उसको। अब देखिए, अरे किसका मोबाइल चल रहा है बाहर? देखिए, ब्रेसन की अगर बात करते हैं तो खत्म हो गया ब्रेसन की कहानी। पुरुष का जनन तंत्र, यही पढ़े है ना। पुरुष के जनन तंत्र में सबसे पहला हम आपको बताए थे टेस्टिस। टेस्टिस माने ब्रेशन, है ना। सबसे पहला हम आपको बताए थे टेस्टिस यानी ब्रेशन। ब्रेशन में जो भी हमको बताना था सब बता दिए। ब्रेशन जो है पुरुष का प्राथमिक जनन अंग है ना। प्राप्त, हाँ, ब्रेशन नहीं बताए जी। ब्रेशन शरीर के, अरे किसको नहीं, किधर मोबाइल बजा रहा है समझ में ना। ऑफिस में बंद कहो कि बोलो तो जाके बोलना क्या ऑफ, बोले कि आवाज कम करिए। अरे वो तो कहाँ चल गया मुझे, आवाज कम करो। देखिए, हाँ तुम्हारा सवाल क्या था बुआ कि देखो इसका सवाल है, सुनिए आप लोग भी सुनिए। कोई सवाल पूछे तो उसको पर आप गौर कीजिए, आपको भी फायदा होगा। हालांकि बता दिए, ध्यान से सुनिएगा। इसका सवाल है कि ब्रेशन शरीर के बाहर क्यों होता है? शरीर के बाहर नहीं, शरीर से लटका होता है। सबसे पहले जानो, है ना। अब शांत रहो, जब रहे दोस्त को, बैठो तो चुपचाप। शरीर से बाहर नहीं, शरीर से लगा हुआ है, लटका हुआ है, और वो वृषण कोश में है। तुमको सवाल करना चाहिए था कि वृषण जो है शरीर के बाहर क्यों लटका रहता है। चलिए ठीक है, ये भी चलेगा सवाल। हम आपको बताए हैं कि वृषण का काम है शुक्राणु को बनाना और सेक्स हार्मोन निकालना। तो वृषण एक सही तापमान पर काम करता है बुआ, समझ गया ना। वृषण जो है सही, एक निश्चित तापमान उसको चाहिए, नॉर्मल तापमान, तब जाकर के वो फंक्शन में आता है। तो शरीर का तापमान, जो हम लोग के शरीर का तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस है, समझ गया ना। 37 डिग्री सेल्सियस तापमान है। अब वृषण काम जो करता है वो 37 डिग्री से कम समझ गया ना। ये 30 से लेकर के अब 35 के आसपास या 34 के आसपास में काम ही करता है वृषण।
तो अगर शरीर के अंदर रहेगा तो ब्रिसन का तापमान भी 37 के आसपास ना हो जाएगा, तब ब्रिसन काम करेगा? नहीं करेगा। इसलिए प्रकृति बहुत बड़ा इंजीनियर होता है जी। प्रकृति क्या किया कि एक मोटे चमड़े के खोल में, जिसको आप क्या कहते हैं, ब्रिसन कोष कहते हैं, इसको में एक जोड़ा टेस्टिस को सुरक्षित कर दिया। यही है ना टेस्टिस। आइए इस तरह से ऊपर जाएगा, इस तरह से था। तो ये टेस्टिस जो है, जो मोटे चमड़े के खोल में सुरक्षित है। तो सब शरीर के तापमान से बचने के लिए टेस्टिस को, ताकि शरीर का जितना तापमान है उतना इसको ना हो जाए, इसलिए ये शरीर के उदर गुहा के बाहर लटका दिया गया, दो जंघाओं के बीच से बाहर कर दिया गया, समझ गए। और ऊपर से इसका चमड़ी भी क्या है, मोटा है, तो बाहर का वातावरण का भी तापमान आएगा तो ये टेस्टिस को गर्म कर पाएगा नहीं, तापमान उतना नहीं मिल पाएगा। इसलिए इसको मोटा चमड़ी का खोल के अंदर, यानी जिसको आप कहते हैं ब्रिसन कोश है ना यानी इसको स्क्रोटम कहेंगे, स्क्रोटम, ठीक है। स्क्रोटम के अंदर क्या है, पैक है। अगर शरीर के अंदर रहता तो ऐसा नहीं होता। तो कौन सा जंतु का स्क्रोटम बाहर नहीं निकला होता है? किसका स्क्रोटम लटका हुआ नहीं होता है? आपको पता है? बताए थे? नहीं बताए थे? अरे हाथी का स्क्रोटम देखना नहीं लटका हुआ होता है। हाथी में टेस्टिस उदर गुहा के अंदर रहता है, समझ गए ना। तो देखिए उसका सेक्स करने की प्रवृत्ति भी और जीवों के अपेक्षा और जंतुओं के अपेक्षा कम है। न तो सोचो, हाथी में सेक्स करने की प्रवृत्ति अगर ज्यादा रहेगा तो दुनिया में हाथी ही हाथी। प्रकृति कितना बड़ा इंजीनियर एडजस्टमेंट करता, सोचते हो? एक चींटी रानी को देखिए, छोटी छोटी मछलियों को देखिए, संख्या कितना ज्यादा है। क्योंकि कितनों संख्या हो जाएगा तो थोड़े ना पृथ्वी को ढक लेगा, नहीं ढक पाएगा। लेकिन एक हाथी जितनी संख्या फास्ट प्रजनन दर, जितना ज्यादा प्रजनन दर तेज है चींटी का, छोटे छोटे मछलियों का, उतना प्रजनन दर अगर हो जाए कोची का, हाथी का, तो इमेजिन करो, पूरा भर जाएगा ना। तो प्रकृति कम तेज था, जो ज्यादा भारी भरकम है उसका प्रजनन दर कम कर दिया, और जो छोटा उसका प्रजनन दर, एक तालाब में, एक समुद्र में, या कोई भी जलाशय में देखो, बड़ा बड़ा मछली की संख्या ज्यादा है कि जरिकना के, का है तो अपने आप को एडजस्ट कर पाएगा, अब बड़ा बड़ा एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए तो वही बात है। तो हम लोग में जो टेस्टिस है ना, वो शरीर के अंदर इसलिए नहीं है ताकि उसको जितना तापमान चाहिए ना, उतना मेंटेन तापमान शरीर के अंदर नहीं हो पाता। जिस शरीर का तापमान रहता है उतने ओकरो हो जाता, तो कम तापमान रह चाहिए, इसको बाहर लटका दिया। अब बाहर लटका दिया तो खाली लटकाए नहीं, कहेगा कि गर्मी के दिन में तो बाहर वाला तापमान और बढ़ा देगा, नहीं, उसके लिए भी इंतजाम किया। एक तो इसको में फ्लूइड भरा हुआ, द्रव भरा ना, इसलिए तो इसको हाइड्रोसिल भी कहा जाता है, हाइड्रेटेड होता है। तो ये द्रव भरा हुआ, तो द्रव के कारण तापमान मेंटेन, अरे द्रव है तो पानी है ना उसमें, तो उसके कारण तापमान मेंटेन। अब बाहर से मोटे चमड़े का खोल है ये ब्रिसन, तो बाहर का तापमान अगर बढ़ भी गया, मान लेते 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो ये अंदर जा पाएगा? इतना रोक लेगा ना। आप 4 मंजिला घर में रहते हो लेकिन ग्राउंड फ्लोर पर रहते हो, वो लास्ट फ्लोर पर रहता है, 4 मंजिला मतलब फोर्थ फ्लोर पर रहता है। सबसे ज्यादा गर्मी किसको लगेगा? फोर्थ फ्लोर वालों। सबसे कम गर्मी यानी लगभग ठंडा ही लगेगा किसको? ग्राउंड फ्लोर। उतना के लेयर के बाद सूर्य का प्रकाश को वहां पर पहुंच पाएगा? गर्मी नहीं पहुंच पाएगा। तो ये जो मोटा है, तो इतना लेयर है ना जी, इसको बचाया, समझ गए? और कोई दिक्कत? समझ गए ना? चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सब सवाल कीजिए आप लोग, पढ़िए घर पर, अच्छा लगता है बताने में। देखिए और सब लड़कन भी जानता है, एक लड़का सवाल पूछता तो सबको खुश होना चाहिए, आपको ज्ञान मिलता है। अब देखिए टेस्टिस के बारे में पढ़ा दिए, और पढ़िएगा, और कुछ आपको समझ में ना आए तो पूछिएगा, समझ गया ना। और देखिए दूसरी बात है, अब टेस्टिस से आगे चलते हैं। जितना प्रक्रिया था टेस्टिस वाला हम आपको बता दिए। अब टेस्टिस से लगा हुआ था का एपिडाइडमिस, क्या था?
डायडमिस, इसको कहेंगे अधिब्रेशन, एपिडायडमिस, अधिब्रेशन। तो आज का हेडिंग दीजिएगा अधिब्रेशन, एपिडायडमिस, अधिब्रेशन। देखिए अधिब्रेशन की अगर बात करेंगे तो आप जो पहले फिगर बनाए थे उसको मैं अब जैसे जैसे रहेगा उतने की फिगर बनाए। जैसे कि देखिए एक जोड़ा जो टेस्टिस था यहां से कीप के आकार का यही था, कीप जो होता है ना यही था अधिब्रेशन, और यहां से आगे जाकर करके देखिए ये तो आप जानते हैं कि एक जोड़ा ये क्या है, टेस्टिस है। ये तो टेस्टिस था जो कि आप पढ़ ही लिए, ब्रेशन एक जोड़ा है। लेकिन ये जो कीप के आकार का है, ये देखिए ये इतना दूर जो कीप के आकार का है ना, इतने दूर, नीचे नहीं, इतना दूर तक जो कीप के आकार का एरिया है यही ना है बुआ आप एपिडाइडमिस, एपिडाइडिमिस अधिब्रेशन, अधिब्रेशन। देखिए ये भी एक जोड़ा है। अधिब्रेशन की बात करेंगे तो द वन पेयर, ये क्या है जी, यह एक जोड़ा है। अधिब्रेशन क्या है, एक जोड़ा है। दूसरी बात कि अधिब्रेशन जो है एक कुंडलीय रचना होता है, कुंडली जैसा बना होता है, क्वाइलिंग होता है। ये तो बाहर से दिखा दिया ना इसे, ये एक कुंडलीय रचना है। और ये अधिब्रेशन टेस्टिस को, इसका क्या नाम है, शुक्रवाहिनी या शुक्रवाहिका। तो ये जो शुक्रवाहिका है या शुक्रवाहिनी भी कह सकते हो, शुक्रवाहिनी। तो ये जो टेस्टिस है ना, आई शुक्रवाहिनी है, ये टेस्टिस है, आई शुक्रवाहिनी है, यहीं से स्टार्ट हो जाता शुक्रवाहिनी। ये दोनों के बीच जोड़ने का काम कौन कर रहा है, अधिब्रेशन। यानी अधिब्रेशन एक जोड़ा कुंडलीय रचना होता है जो ब्रेशन को शुक्रवाहिनी से जोड़ने का काम करता है, पहला बात। दूसरा बात इसका यह है कि तो जोड़ा, इसका काम बताइए, इसका काम यह है बुआ कि जो ब्रेशन में जो शुक्राणु बनेगा ना, जो शुक्राणु ब्रेशन में बनेगा वो आ कर करके एपिडाइडमिस में कुछ समय के लिए वेट करेगा। वेट का मतलब वो जो है रुकेगा वहां पे, ठीक है। और जब तक ये रुकेगा तब तक उसको थोड़ा मना खिलाते पिलाते रहे, समझ गया ना। अगर आपके यहां कोई गेस्ट आ जाए, चाय पानी तो दे सकते हो, है ना। तो यहां पे ये थोड़ा देर के लिए जैसे ही रुका, इसको पोषक पदार्थ वो देने लगता है, थोड़ा मना, जब तक कि शुक्राणु शरीर से बाहर न निकल जाए। मतलब कि इजुकुलेशन से पहले, यहां पर आगे जाके इजुकुलेटरी डक्ट मिलेगा इसको, स्खलन नलिका। तो वहां पर जाने से पहले जब तक स्खलन नलिका तक नहीं पहुंचा, पहले वाला फिगर देखिएगा, बार बार पूरा फिगर बनाएंगे तो डेली क्लासे खत्म हो जाएगा, आगे भी तो बढ़ना है ना। तो जैसे जैसे पढ़ाएंगे वही की बात मैं अब करूंगा, पूरा फिगर हम बता चुके हैं आपको। तो जैसे ही ये अधिब्रेशन यानी शुक्राणु इसी से होते हुए आगे जाएगा, तो एजुकुलेटरी डक्ट, एजुकुलेटरी मतलब स्खलन नलिका तक शुक्राणु जाने से पहले कहां ठहरता है, शुक्रवाहिनी में नहीं, कहां, अधिब्रेशन में। जब शुक्रवाहिनी में आ जाएगा तो पहुंच ही जाएगा वहां पर। यानी कि अधिब्रेशन का एक और काम हो गया। अधिब्रेशन क्या काम कर रहा है, ये शुक्राणु को थोड़ा देर के लिए रोक कर करके अपोषण प्रदान करता है, यानी थोड़ा देर के लिए संग्रह भी करता है ना। यानी शुक्राणु को थोड़ा देर के लिए संग्रह करने का काम कौन करता है, अधिब्रेशन। अब ब्रेशन में क्या होता है, ब्रेशन में शुक्राणु बनता है ना, हार्मोन, सेक्स हार्मोन का निर्माण होता है, यही होता है ना, जो तो पढ़ लिए। अब बताइए ब्रेशन के
ब्रिसन में के किस कोशिका से सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न होता है? कोई स्टूडेंट्स? गुड, लेडिंग सेल से ना, अंतराली कोशिका से निकलता है। शुक्राणु का निर्माण किस कोशिका से होता था? शुक्राणु का निर्माण किस कोशिका से होता था? नो नो नो, सर्टोली सेल नहीं, सर्टोली सेल तो पोषण प्रदान करता था। स्पर्मेटोगोनिया था ना जी, शुक्राणुजन जो अर्धसूत्र विभाजन कर करके शुक्राणु बना था, स्पर्मेटोजोआ बना था। नहीं बताए थे कि इस तरह का जो था, तो यही था ना स्पर्मेटोगोनिया, एरे में से न निकला था, तो ये स्पर्मजोआ बना था, ये इसी में न कोशिका था, यही तो था। तो देखिए लिखल है, पढ़िएगा उसको में। शुक्रजन नलिका में दो तरह के कोशिका था, एक शुक्राणुजन है ना, स्पर्मेटोगोनिया उसको कहते हैं, और दूसरा सर्टोली सेल जो था, जो पोषण प्रदान करता था। स्पर्मेटोगोनिया से अर्धसूत्र विभाजन होगा और में तब शुक्राणु बनेगा। तो देखिए वो सब बात है। तो ये अधिवृषण के बारे में कुछ लिखना है, ठीक है? तो हेडिंग दीजिए अधिवृषण, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस लिखिएगा कि यह पुरुष जनन तंत्र की यह पुरुष जनन तंत्र की यह पुरुष जनन तंत्र की कुंडलित नलिकाएं होती है। यह पुरुष जनन तंत्र की कुंडलित नलिकाएं होती है, जो वृषण को शुक्रवाहिनी से जोड़ता है। जो वृषण को शुक्रवाहिनी से जोड़ता है। नेक्स्ट लिखिए, यह एक जोड़ा होता है। यह एक जोड़ा होता है। यह एक जोड़ा होता है जो लगभग 6 मीटर लंबे होते हैं। कुंडली है ना, कॉइल रहता हो, जो लगभग 6 मीटर लंबे होते हैं, जो लगभग 6 मीटर लंबे होते हैं। अच्छा देखो, क्या है ना कि स्खलन एक होता है, मतलब कि जब सीमेन बीर्ज के साथ अगर शुक्राणु बाहर निकल गया शरीर से बाहर पेनिस के द्वारा, उसको कहते हैं स्खलन। स्खलन मतलब बाहर निकल जाना, इजुकुलेशन उसको कहते हैं। तो जब तक इजुकुलेशन नहीं हुआ है, जब तक स्खलन नहीं हुआ, बीर्ज के साथ बाहर नहीं निकला है, तब तक शुक्राणु कहाँ वेट करता है? एपिडर्मिस में। यानी स्खलन के पहले, स्खलन माने क्या हुआ? बीर्ज के साथ शुक्राणु को शरीर से बाहर निकल जाना। तो जब तक शरीर से बाहर नहीं निकला है, जब तक मतलब कि स्खलन नलिका तक शुक्राणु नहीं पहुंचा है, तो ये कहां है? शुक्राणु किसके पास है? अधिवृषण के पास। मतलब जब तक बीर्ज का निर्माण, देखो यहां पे बीर्ज का निर्माण नहीं होता बुआ, शुक्राणु यहां से अकेले चलता है, शुक्रवाहिनी तक ये अकेले रहता है, और जहां पर जाकर के सेमाइनल वेजिकल्स के पास पहुंचता है, सेमाइनल वेजिकल्स के पास शुक्राशय, 3 गो जो ग्रंथियां था, है ना, तो जो शुक्राशय के पास, जैसे ऐसे ही हम ऐसे बनाया था ना, एगो इधर था, तो एगो फिर एगो इधर था, एगो इधर था, इस तरह से था। तो ये जो नली बना कि जो नीचे आएगा, तो यहां पर जाकर करके यही ना इसे जाकर जुट गया था, जुटा था कि नहीं? तो ये जो शुक्राशय है,
ये शुक्राशय है, इस शुक्राशय में शुक्राशय द्रव होता है, और जैसे शुक्राणु जाता है शुक्राशय द्रव उसको जो है उससे मिल कर करके बीर्ज बना देता है। यानी जब तक यहां तक शुक्राणु नहीं पहुंचा अभी तक बीर्ज का निर्माण नहीं हुआ। बीर्ज में क्या, बीर्ज कैसे बनता है, सेमाइनल फ्लूइड, शुक्रिय द्रव प्लस शुक्राणु। ये शुक्रिय द्रव और शुक्राणु के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, बीर्ज कहते हैं। तो अभी तकला तो बताइए, ये अधिवृषण के पास खाली शुक्राणु ना है जी, शुक्रवाहिनी में भी शुक्राणु है, आगे जाकर के बीर्ज बनाएगा। यानी कि यहां पर आएगा, यही यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये जो नली है इसको क्या कहें, स्खलन नलिका कहेंगे। इजुकुलेटेड डक्ट यही दोनों है, एक जोड़ा वो भी होता है। तो या एक छोटा सा होता है, ज्यादा नहीं, लगभग 2 सेंटीमीटर का होता है। तो यहां पर अभी तक आवे से पहले यानी शुक्राणु को यहां पहुंचने से पहले ये कहां पर वेट कर रहा है, अधिवृषण। तो अब यहां पर पहुंच गया तो नीचे आ जाएगा, तो उसको कहता है स्खलन की क्रिया। यानी कि स्खलन के पहले, स्खलन के पहले शुक्राणु जो है अधिवृषण में संग्रह होता है और पोषण उसको देता है कौन, अधिवृषण। तो अगला पॉइंट लिखिए, लिखिएगा कि स्खलन से पहले, स्खलन से पहले, स्खलन से पहले अधिवृषण, स्खलन से पहले अधिवृषण, स्खलन से पहले अधिवृषण शुक्राणुओं को, शुक्राणुओं को, शुक्राणुओं को संचित करके, शुक्राणुओं को संचित करके पोषण प्रदान करते हैं। पोषण प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये था अधिवृषण के बारे में कुछ पॉइंट्स। अब चौथा क्या है, शुक्रवाहिनी ना, वास्ट डिफरेंस। तो चौथा ये तीसरा, सॉरी तीसरा क्या था, वास्ट डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस यानी शुक्र वाहिनी या शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिनी भी लिख सकते हो, लिखिए शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी कर लीजिएगा सब उसमें। शुक्रवाहिनी जो पहले हेडिंग दिया थे शुक्रवाहिनी दिला है ना, शुक्रवाहिका दिला गया है, तो वाहिनी कर लीजिए इसको, शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी। देखिए शुक्रवाहिनी का कोई स्पेशल फंक्शन है नहीं, एक तरह का रास्ता है। तो रास्ता का क्या काम है, रास्ता से चलना है ना। ये शुक्राणु को सिर्फ मार्ग प्रदान कर रहा आगे जाने के लिए। शुक्रवाहिका जो है अधिवृषण से उत्पन्न होता है और जा कर करके ये शुक्रवाहिका वाहिका जो है इजुकुलेटेड डक्ट यानी स्खलन नलिका से जुड़ कर करके और शुक्राणु को यहां तक पहुंचाने का काम करवाता है। यानी ये वहन करता है, ये भी वन पेयर, ये भी क्या है, एक जोड़ा इधर से है तो इधर से तो है, तो ये भी क्या है, ये भी क्या होता है, वन पेयर, एक जोड़ा होता है। और यह मांसल संरचना, मांसल और नलिका युक्त संरचना होता है ना। और पुरुष में लगभग 30 मीटर लंबा होता है, सॉरी 30 सेंटीमीटर, सॉरी 30 सेंटीमीटर, ये लगभग 30 सेंटीमीटर लंबा होता है प्रत्येक। तो ईच भास डिफरेंस मेजरिंग अबाउट 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, प्रत्येक भास डिफरेंस जो है, प्रत्येक शुक्रवाहिनी जो है लगभग 30 सेंटीमीटर क्या होता है, लंबा होता है ना। ये जाकर करके स्खलन नलिका से जुड़ जाता है ताकि शुक्राणु आगे बढ़ सके। स्खलन नलिका केरा में जुड़ेगा, मूत्रवाहिनी में, अब मूत्रवाहिनी केरा में, पेनिस में, अब पेनिस से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो लिखेगा भास डिफरेंस शुक्रवाहिनी में, लिखेगा कि यह एक जोड़ा होता है, एक जोड़ा होता है।
एक जोड़ा होता है। अच्छा, किसका पढ़ रहे हैं? मनुष्य का ना, तो बार बार मनुष्य लिखाना जरूरी नहीं है, हेडिंग है मनुष्य का। तो लिखेगा कि यह लगभग 30 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। एक मिनट, प्रत्येक जोड़ लीजिएगा, मैं एगो का लंबाई बता रहे हैं। देखिए प्रत्येक, ऐसा सेंटेंस बना लो, प्रत्येक शुक्रवाहिनी लगभग 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। तीस सेंटीमीटर लंबा होता है। अच्छा, ये मांसल होता है, मांसल और संकुचनशील, थोड़ा सिकुड़े फैल सकता है। तो पाइप रहता है ना पतला वाला, तो हवा भरते तो फूलता है, थोड़ा सुन फिर पचकता है, उस टाइप का होता है। संकुचनशील होता है। तो लिखेगा कि यह मांसल एवं संकुचनशील होता है। 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 नेक्स्ट लिखिए, यह अधिवृषण से उत्पन्न होता है। यह अधिवृषण से उत्पन्न होता है। अधिवृषण से नहीं, देखो तो यहीं से उत्पन्न हुआ है ना। और देखिए ये आगे जाकर करके स्खलन नलिका बनाता है। देखो बुआ समझो, यहाँ पे आया ना, मान लेते यहाँ पे आया ऐसे, तो यही तो यहाँ पर जाकर के स्खलन नलिका बनाया, यानी यह स्खलन नलिका का निर्माण करता है। तो लिखेगा नेक्स्ट कि यह स्खलन नलिका का निर्माण करता है। यह स्खलन नलिका का निर्माण करता है। यह स्खलन नलिका का निर्माण करता है। अच्छा, इसका मुख्य रूप से काम क्या है? कोई बड़का काम है नहीं, खाली वहन करना, स्पेशल इसका कोई काम है नहीं। तो लिखेगा यह शुक्राणुओं को स्खलन नलिका तक पहुंचाता है। यह शुक्राणुओं को स्खलन नलिका तक पहुंचाता है। चलिए अब देखिए इसके ऊपर आएंगे तो कौन है? स्खलन नलिका है। ये स्खलन नलिका है। नीचे की ओर आएंगे तो ये स्खलन नलिका है ना, तो ये स्खलन नलिका है। तो अगला लिखेंगे अब स्खलन नलिका। चौथा लिखेंगे इजेकुलेटरी डक्ट। इजेकुलेटरी डक्ट स्खलन नलिका। स्खलन नलिका, स्खलन नलिका लिखिए, इजेकुलेटरी डक्ट स्खलन नलिका। स्खलन नलिका। चलिए इसको में लिखेगा तो स्खलन नलिका में देखो समझो, पहले यह भी जो है क्या है? एक जोड़ा है। देखो ऐसे है, इधर 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 भी है, इधर भी है। यहाँ तो सामान्य वेजिकल्स है, ये छोटा होता है, 2 सेंटीमीटर लगभग होता है। ये भी क्या? 1 पेयर। ये भी एक जोड़ा है और ये लगभग 2 सेंटीमीटर लंबा होता है, बहुत बड़ा नहीं है। एक जोड़ है, क्या कनेक्शन यहाँ पर डंटा, जैसे पत्ती है और पत्ती में पेट्यूल छोटे न रहता है, डंटिया जी पत्ती का, तो उसी तरह से ये है। तो ये 2 सेंटीमीटर क्या होता है? लंबा होता है। और ये क्या करता है? इसका निर्माण कैसे होता जानते हैं? इसका निर्माण शुक्रवाहिनी और शुक्राशय, जो वहां पर ग्लैंड है, ये बड़ा शुक्राशय इसको कहते हैं, शुक्राशय। शुक्राशय और शुक्रवाहिनी, ये दोनों के जुड़ने से क्या बन जाता है? स्खलन नलिका, है ना। स्खलन नलिका का निर्माण होता है। तो लिखेगा कि यह भी एक जोड़ा होता है।
यह भी एक जोड़ा होता है, यह भी एक जोड़ा होता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, देखिए प्रत्येक स्खलन नलिका का निर्माण, प्रत्येक स्खलन नलिका का निर्माण, प्रत्येक स्खलन नलिका का निर्माण शुक्रवाहिनी तथा शुक्राशय के जुड़ने से होता है। शुक्राशय तथा शुक्रवाहिनी तथा शुक्राशय के जुड़ने से होता है। अच्छा, इसका क्या काम है? ये जो है ये अंतोगतवा किसको में खुलता है? ये जो एजुकुलेटेड डक्ट कहां खुला? यूरेथ्रा में खुलेगा ना। ये लिखा है 2 सेंटीमीटर लंबा होता है, लिखिएगा, लिखिए प्रत्येक स्खलन नलिका, प्रत्येक स्खलन नलिका लगभग 2 सेंटीमीटर सीएम, लगभग 2 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, लगभग 2 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, लगभग 2 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा। अच्छा, ये कहां खुल रहा है? यूरेथ्रा में। ये मूत्र मार्ग ना नीचे आ जाएगा। फिर ये जो है मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा में खुलता है जी, ठीक है। और यूरेथ्रा में खुला, कोची कोची को ले जाएगा, ये ही पर्णबीर्ज बन गया। तो शुक्रिय द्रव, शुक्राणु, है ना, शुक्रिय द्रव और शुक्राणु को क्या किसको में भेजता है? मूत्र मार्ग में भेजेगा, तब वो बीर्ज बन के आगे बढ़ेगा। तो लिखेगा कि यह मूत्र मार्ग, यह मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा, यह मूत्र मार्ग या ब्रैकेट में के यूरेथ्रा में खुलते हैं, यह मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा में खुलते हैं। अच्छा, इसका काम क्या है जानते हैं? इसका काम है कि शुक्रिय द्रव, शुक्रिय द्रव एवं शुक्राणु, शुक्रिय द्रव और शुक्राणु को किसको में? मूत्र मार्ग में भेजने का काम करता है। मूत्र मार्ग में भेजता है शुक्रिय द्रव और शुक्राणु को, ठीक है। तो लिखेगा कि यह शुक्रिय द्रव या शुक्रिय द्रव एवं या शुक्रिय द्रव, हाँ सेमाइनल फ्लूइड, इसका इंग्लिश सेमाइनल फ्लूइड होगा, सेमाइनल फ्लूइड, शुक्रिय द्रव यानी सेमाइनल फ्लूइड तथा शुक्राणु, शुक्राणु को तो जानते ना, स्पर्म, शुक्राणु को मूत्र मार्ग में भेजता है, मूत्र मार्ग में भेजता है। चलिए अब है इसको में, हाँ तो मूत्र मार्ग में भेजा, तो अब लिखेंगे मूत्र मार्ग के बारे में। इसको मैं कोई बार ये सब पॉइंट्स लिखा रहे हैं कि आगे के जो प्रजनन तंत्र है ना उसका डिस्क्रिप्शन करना जरूरी है। सबसे मेन फंक्शन तो टेस्टिस में था, आगे की प्रक्रिया आगे बताएंगे कि कैसे कैसे काम होता है। अभी तो खाली नाम कहाँ पर है, कितना केगो है, इसका फंक्शन क्या वो बता देते हैं। ये 4 हो गया ना, 5वां होगा ना,
पांच क्या होगा, यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग। लिखिए मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग। देखो जी, ये मूत्र मार्ग जो है ये मांसल और मतलब कि पेशीय संरचना है, पेशी का बना होता है, मांसपेशी का। और ये जो है स्खलन नलिका से मिल करके, सुनो ये दो चीज से जुड़ा हुआ रहता है, बात को समझिए। मूत्र मार्ग जो है एक कॉमन मार्ग है, ये मूत्र मार्ग स्खलन नलिका से जुड़ा हुआ। लेकिन देखो फिगर बताए थे तो यहां से एगो बताए थे मूत्राशय, बताए थे मूत्राशय था कि यूरिनरी ब्लड, तो ये मूत्राशय से भी जुड़ा हुआ है, उत्पन्न हुआ है मूत्राशय से ही अंदरूनी। मूत्र मार्ग अंदरूनी मूत्राशय से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन ये उत्पन्न हुआ है मूत्राशय से ही, यूरिनरी ब्लडर से ही, जहां यूरिन जमा होता है, लेकिन ये स्खलन नलिका से भी जुड़ा हुआ है। अब सुनो ध्यान से, जब स्खलन नलिका के पास शुक्राणु और शुक्रिय द्रव रहेगा तो यहीं पर एक ऐसा बनावट होता है कि जब वहां से एक वहां पर एक स्फिंक्टर मसल्स होता है, तो वो क्या होता है ना, समझिए ध्यान से। जब क्या होता है कि जब पुरुष मूत्र का त्याग करना चाहता है तो इजुकुलेटरी डक्ट वाला मार्ग बंद हो जाता है, मतलब स्खलन नलिका वाला मार्ग बंद हो जाएगा, अब मूत्र पास करेगा। तो ये कोचे को पास किया, मूत्र को पास किया, मूत्र मार्ग है, ठीक है। दूसरी बात है कि जब पुरुष को सेक्स करने की प्रवृत्ति हो, है ना, सेक्स करने की प्रवृत्ति हो और वो मैथुन की क्रिया की स्थिति में है, शारीरिक संबंध बना रहा महिला पुरुष, तो जब पुरुष बीर्ज को छोड़ेगा तो उस समय इसी यूरेथ्रा मूत्र मार्ग के जरिए मूत्र मार्ग में जाएगा, मूत्र मार्ग के जरिए फिर कहां जाएगा, पेनिस में जाएगा, तो बाहर निकलेगा। तो ये जो है बीर्ज को भी पास कर रहा है, मूत्र मार्ग मूत्र को भी पास किया और बीर्ज को भी पास किया। बीर्ज में क्या है, शुक्राणु है, शुक्रिय द्रव है, तो पास किया, तो यानी कि मूत्र मार्ग से बीर्ज भी और मूत्र भी दोनों पास कर रहा है। तो बीर्ज तो जनन भाग है, जनन पदार्थ है ना, और मूत्र तो है, मूत्र यूरिन है। इस चूंकि मूत्र मार्ग बीर्ज और मूत्र दोनों को पास कर सकता है एक के बाद एक, इसलिए मूत्र मार्ग को मूत्र जनन मार्ग भी कहा जाता है, यानी यूरिनो जेनाइटल डक्ट। जेनाइटल डक्ट समझिए, डक्ट बने नलिका, एक तरह के है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट इसको कह सकते हैं, यानी मूत्र जनन नलिका। ये मूत्र जनन नलिका हो गया जी, काहे क्या है कि मूत्र को पास कर रहा है और जनन पदार्थ को भी पास कर। जनन पदार्थ में कौन है, बेड, समझ में आ रहा है। फिर भी इसको फेमस नाम क्या है, मूत्र मार्ग। क्यों, क्योंकि बीर्ज पास कब करेगा, जब वो वयस्क हो जाएगा तब न जी। जब जन्म लिया था तो जवान होने से पहले तो बीर्ज पास करने में सक्षम नहीं था, उसके शरीर में बीर्ज नहीं ना बनेगा, शुक्राणु बने, एडल्ट होगा तब ना, किशोरावस्था से चालू हो सकता है। लेकिन किशोरावस्था से भी छोटा है तो बच्चा तो खाली मूत्र त्याग करता था, समझ रहे हैं, प्राथमिकता तो ये था। तो इस तरह से जो है, अब देखिए फिर वृद्ध हो जाएगा तो शुक्राणु धीरे धीरे बनना कम जाएगा। अब कोई 70-80 वर्ष के बुढ़ा भी बाप बन जाए तो हमारे जिम्मेवारी नहीं है, वो जान, समझ गया। तो मैं कह रहा हूं कि ये बीर्ज और मूत्र ये दोनों पास करेगा, समझ गया ना, इसको क्या क्या मूत्र जनन नलिका कहा जाता है। तो लिखेगा नेक्स्ट में, लिखेगा
कि यह एक पेशीय नलिका है, यह एक पेशीय नलिका है, यह एक पेशीय नलिका है जो मूत्राशय से मिलकर, यह एक पेशीय नलिका है जो मूत्राशय से मिलकर तथा स्खलन नलिका से मिलकर, मूत्राशय से मिलकर तथा स्खलन नलिका से मिलकर यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी नहीं तो इसको कैनाल भी लिख सकते हो, कैनाल, यूरिनोजेनाइटल कैनाल, मूत्रजनन नलिका, यूरिनोजेनाइटल कैनाल यानी मूत्रजनन नलिका, मूत्रजनन नलिका बनाता है, मूत्रजनन नलिका बनाता है, मूत्रजनन नलिका बनाता है। देखिए ये लगभग जानते हैं 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। मूत्र मार्ग पुरुष में कितना होता है? 20 सेंटीमीटर। महिला में नहीं, महिला में और छोटा होगा। पुरुष का जो मूत्र मार्ग है वो कितना सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर। महिला में और कम होता है, वो पढ़ाएंगे महिला वाला तो बताएंगे, तो लिखिएगा इसको अगले पर। लिखिए प्रत्येक, एक रुक हाँ ठीक, लिखिए प्रत्येक मूत्र मार्ग, प्रत्येक मूत्र मार्ग लगभग 20 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, 20 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। हाँ एक ही तो होता है ना, प्रत्येक सर हाँ लिखिए प्रत्येक मनुष्य का हम लिखाना चाहे था, थी पुरुष का तो प्रत्येक और हम लिखा गया सर, सॉरी। प्रत्येक को खाली कर दो ना चलेगा। हम मनुष्य का प्रत्येक मनुष्य हम लिखाना चाहते था, प्रत्येक किसको लिखा गया? हाँ प्रत्येक, प्रत्येक मनुष्य लिख लो। प्रत्येक मनुष्य का मूत्र मार्ग, प्रत्येक मनुष्य का मूत्र मार्ग 20 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। अरे लिखा में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है जी। प्रत्येक मनुष्य का मूत्र मार्ग लगभग 20 सेंटीमीटर लंबे होता है। देखो अब पुरुष लिखा की जरूरत नहीं है, क्योंकि मनुष्य में जो बताया ना पुरुष का लिखा रहे हैं इसको में ना, पुरुष वाला चालू हो गया, ठीक है। अब है नेक्स्ट, इसको से कौची बाहर निकलता, लिखेगा यह मूत्र, यह मूत्र कौमा शुक्राणु, यह मूत्र शुक्राणु तथा पुरस्थ ग्रंथि, तथा पुरस्थ ग्रंथि कौमा सुक्रिय द्रव्य, सुक्रिय द्रव्य तथा कॉपस ग्रंथि के स्राव को, कॉपस ग्रंथि के स्राव को बाहर निकालता है, बाहर निकलता है। अच्छा जहां पर लिखे ना कि प्रत्येक मनुष्य है ना, वो ब्रैकेट में नर खाली कर लो। प्रत्येक मनुष्य में कौन से नर का मतलब पुरुष का नर कर लो ना, प्रत्येक मनुष्य लिखा ना, या प्रत्येक नर मनुष्य पहले भी जोड़ सकता है, ठीक है। चलिए तो इसको इतने रहने दीजिए, अब इससे आगे कल बताएंगे। हाँ बोलिए, कुछ पूछ रहे हैं? हाँ क्वाइलिंग रहता है, हाँ मीटर, कुंडली है, सेंटीमीटर नहीं मीटर, सही। कोयल है बताया ना, स्प्रिंग की तरह रहता है, कुंडली रहेगा।